ठीक है, तो हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे थे। तो प्रोटीन में हम लोग पढ़ेंगे पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। अब कम से कम पेप्टाइड बनाने के लिए कम से कम 2 अल्फा अमाइनो एसिड चाहिए मिनिमम। पेप्टाइड बनाने के लिए मिनिमम 2 चाहिए कि नहीं? तो 2 चाहिए, तो उसमें एक अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपस में कॉम्बिनेशन होगा, दोनों में कंडेंसेशन होगा। ठीक है, उससे वाटर रिमूव हो जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो ट्रेडिशन क्या है, जो पेप्टाइड बनता है उसमें हमेशा अमाइनो ग्रुप जो है वाला जो कंबाइन करेगा उसको लेफ्ट में लिखेंगे, यानी फ्री अमाइन ग्रुप होगा लेफ्ट साइड में और फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा राइट साइड में। ठीक है, फ्री अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड में रखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि फ्री अमाइन ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में रहेगा और एक और फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है राइट साइड में लेंगे। तो उसको किस तरह से हम लोग ज्वाइन करेंगे, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ठीक है, तो इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेंगे इधर, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये एक हो गया, फिर दूसरा हम इधर लेंगे, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर अमाइन है। अब इसका जो H है और इसका OH, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है ना, ये दोनों आपस में फ्यूज करके H2O बन के निकल जाएगा। इधर से OH माइनस, इधर से H प्लस। ठीक है, इधर से H प्लस, इधर से OH माइनस। या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ तो H फ्री रेडिकल, इधर से H फ्री रेडिकल। वो डिपेंड करता है कि हम रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं, किस कंडीशन में करवा रहे हैं। आयनिक कंडीशन में कराएंगे तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, और अगर हम इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करेंगे तो ठीक है ना, तो फ्री रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। दोनों मेल सिंपली है कि ये दोनों आपस में कंबाइन करके, समझ गए, ये दोनों कंबाइन करके वाटर रिलीज हो जाएगा। उसके बाद ये कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाएगा। समझ में आ गया है? तो जब ये जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ेगा, H2O निकल जाएगा और बन जाएगा पेप्टाइड। तो इधर हो गया ये और इधर हो गया N, जुड़ गया है दोनों। इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री हो गया कि नहीं? और इधर हो गया अमाइन ग्रुप फ्री हो गया, इधर फ्री अमाइन ग्रुप है और इधर फ्री कार्बोक्सिलिक। तो राइट साइड में फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेफ्ट साइड में फ्री अमाइन ग्रुप। और यहाँ पर हो गया ये लिंकेज हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, CONH। यही है हमारा पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है ना, ये जो CONH है ना, यही है पेप्टाइड लिंकेज। ये हो गया हमारा पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। कितना अल्फा अमाइनो एसिड ऐड हुआ एक दूसरे से, कंडेंस किया 2 ठो ना, इसलिए डाइपेप्टाइड। यानी डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड लिंकेज है, ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड लिंकेज आ जाएगा।
तो ये हमारे पास अभी क्या बना, ये डाइपेप्टाइड। इसी तरह से बनेगा ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, है ना। टेट्रापेप्टाइड रहेगा तो 3 लिंकेज होगा, है ना, इस एक कम रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारा पेप्टाइड बना। इसी तरह से ये जुड़ते जुड़ते डाइपेप्टाइड है, फिर यहाँ एक जोड़ देंगे, इधर से भी जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ से हम चेन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चेन को अगर हम इतना बढ़ाएं कि 10,000 एटॉमिक मास यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाए, तो वो प्रोटीन के श्रेणी में आ जाएगा, है ना। 10,000 के आसपास या 10,000 से ऊपर चला जाएगा एटॉमिक मास, एक एटॉमिक मास में मॉलिक्यूलर मास, तो वो प्रोटीन के कैटेगरी में आ जाएगा। उससे नीचे रहेगा तो वो सिर्फ पेप्टाइड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, इसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। यही है पेप्टाइड बॉन्ड, CONH। समझ गया ना, यही है ना पेप्टाइड बॉन्ड। इसी के थ्रू ना ये दोनों जुड़ा है, 2 यूनिट। तो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। और ये पूरा जो मॉलिक्यूल बना है ये पेप्टाइड है। तो पेप्टाइड बहुत तरह का होगा, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, मतलब पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और वही पॉलीपेप्टाइड का अगर मॉलिक्यूलर मास अराउंड 10,000 और मोर देन 10,000 AMU हो जाए तो फिर वो प्रोटीन के कैटेगरी में आ जाता है। आ गया समझ में। उसके बाद हम इसको नाम कैसे लिखते हैं, पेप्टाइड का नाम कैसे लिखाएगा, वो इसके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। कंबाइन ऐसा करेंगे कि हमेशा जो है राइट साइड में फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, लेफ्ट साइड में फ्री अमाइन ग्रुप रहेगा। अभी हम एक बनाते हैं एक पेप्टाइड, जिसमें हम लोग ग्लाइसिन को, अलानिन को, ठीक है, ग्लाइसिन, अलानिन और सेरीन, ये तीनों से एक पेप्टाइड बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में तो H ही रहता है यहाँ पर। ये हुआ हमारा ग्लाइसिन। उसके बाद अलानिन, अलानिन, यहाँ पर अलानिन में CH3 आ जाएगा। उसके बाद सेरीन, और सेरीन में यहाँ कौन सा अल्काइल ग्रुप रहता है, CH2OH रहता है। समझ गया। ये क्या है ग्लाइसिन, ये क्या है अलानिन, और ये क्या है सेरीन। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ग्लाइसिन, ये हो गया अलानिन, और ये हो गया सेरीन। ठीक है, अब ये तीनों जब कंडेंस करेगा तब एक बनेगा पेप्टाइड, 1 2 3 ट्राइपेप्टाइड बनेगा, यानी 2 लिंकेज होगा। एक लिंकेज यहाँ पर आएगा, यहाँ से वाटर एक निकलेगा ना, ये जुड़ जाएगा, बहुत लंबा बॉन्ड हो गया, छोटा कर देना, नज़दीक ले आना।
ठीक है, फिर यहाँ भी जुड़ गया, एक पेप्टाइड लिंकेज यहाँ हुआ, दूसरा पेप्टाइड लिंकेज यहाँ हुआ, दो पेप्टाइड बॉन्ड है कि नहीं, ये ट्राइपेप्टाइड बना। कितना लिंकेज है इसमें? दो है ना, दो पेप्टाइड लिंकेज है, CONH ग्रुप दो है ना। अब इसका नाम कैसे लेंगे? ऐसे ही सीरियली लिखेंगे, जिस सीरियली में ये जुड़ा है। ठीक है, तो पहला का क्या है, कुछ जो है शॉर्ट फॉर्म करेंगे, ग्लाइसिल, अलानिल है ना, YL लगा देते हैं, है ना। ग्लाइसिन है ना, INE हटा के YL लगा दिए। उसके बाद अलानिन है ना, तो INE हटा के YL लगा देंगे। ठीक है, ALANYL। ठीक है, ग्लाइसिल अलानिल। अब बाद में क्या है, और सबसे लास्ट वाले को वैसे ही लिख देंगे जो उसका नाम है। तो लास्ट में हो गया सेरीन। ग्लाइसिल INE है, इसको हटा के YL लगा दिए। यहाँ भी INE है, उसको हटा के YL लगा दिए। ठीक है, तो ग्लाइसिल अलानिल, इसको लास्ट में जो रहेगा उसको चेंज नहीं करना है, वो जो है सेरीन ही रहेगा, ग्लाइसिल अलानिल सेरीन। ठीक है, आ गया समझ में? तो ऐसे ही नाम लिखते हैं। किसको? समझ में आ गया ना? तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। और शॉर्ट में लिखना है तो GY, GLY, CYL, SER, बस इतने लिखना है। शॉर्ट में लिखना है तो इसको लिखेंगे GLY ALASER। इससे भी ज़्यादा शॉर्ट करना है तो लिखेंगे GAS, गैस। ठीक है, समझ गया ना? तो ये तरीका है नाम लिखने का। ठीक है, पेप्टाइड का नाम लिखने का ये तरीका है, ये नोमेनक्लेचर है। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से तुमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना बन सके। ज़्यादा तो तुम लोग को है नहीं सिलेबस में, बस यही प्रैक्टिस करना है। बायोलॉजी जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ोगे इसको डिटेल में। ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। Classification of protein on the basis of molecular structure. On the basis of molecular structure. ठीक है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करेंगे प्रोटीन को, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ये दो तरह का आएगा, एक आएगा फाइब्रस प्रोटीन एंड दूसरा आएगा ग्लोबुलर प्रोटीन। दो तरह का प्रोटीन आएगा, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस का मतलब ही समझ जाओ रस्सी के जैसा होगा,
है ना, स्ट्रेट चेन होगा, पैरेलल अरेंज होगा एक दूसरे के बीच में। एक चेन चला, फिर बगल में दूसरा चेन चला, फिर तीसरा चेन चला, चौथा चेन, इसलिए साइड बाय साइड चेन अरेंज होगा। और जो साइड के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन ये जो पैरेलल चलेगा, वह पैरेलल जो है बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, पैरेलली चलेगा। एक चेन चलेगा पॉलीपेप्टाइड का, फिर पॉलीपेप्टाइड का दूसरा चेन, पॉलीपेप्टाइड का तीसरा चेन। इस तरह से जो पॉलीपेप्टाइड का चेन है अगल बगल अरेंज हो जाएगा। ये सारा पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से कैसे अटैच होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू वो अरेंज हो जाएगा पैरेलली एक दूसरे से। ठीक है। अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर जब बनता है तो ये लंबा ऐसा बनेगा, फाइबर के जैसा बनेगा, जैसे तुम्हारे बाल में है, स्किन में है, ये सब में फाइबर है ना। और ये क्या देता है, स्ट्रेंथ था, बहुत मजबूत होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। स्किन पानी में नहीं घुलता है, बाल पानी में नहीं घुलता है। आया बात समझ में? ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, समझ गए ना। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वेट बियरिंग कैपेसिटी रहता है इसके पास। तो इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है इसमें। तो ये हो गया हमारा फाइब्रस प्रोटीन, है ना। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन जो है थ्रेड लाइक जो है एक दूसरे के अगल बगल साइड बाय साइड अरेंज हो जाता है। इसमें प्रोटीन्स क्या होता है, साइड बाय साइड अरेंज हो जाता है। जो डिफरेंट प्रोटीन का चेन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड का चेन है अगल बगल, ये सब आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ता है। चेन बनता हो तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के चलते बन रहा है। चेन जो बन रहा है एक सिंगल, वो किसके चलते बन रहा है, पेप्टाइड लिंकेज के चलते बन रहा है। ठीक है ना। अब जब चेन बन गया पॉलीपेप्टाइड का, तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड आपस में जो जुड़ेगा साइड बाय साइड, वो किसके थ्रू जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड, ये स्पेशल बॉन्ड है, सल्फर के थ्रू जुड़ता है, बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा उसको। ठीक है। ये दोनों बॉन्ड के थ्रू अगल बगल जुड़ जाता है, लिंकेज हो जाता है, और ये बहुत ही मजबूत होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। समझ गए। फाइब्रस प्रोटीन का जो फंक्शन है बहुत ही, चूँकि ये चूँकि बहुत मजबूत होता है, तो किसी भी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए ही होता है ना। टिश्यू को स्ट्रक्चर ही देता है ना। एनिमल का जो टिश्यू है उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में बोल सकते हैं। तो फाइब्रस जो है ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनिमल टिश्यू। ठीक है। इसके चलते जो है टिश्यू सब मजबूत हो जाता है ना, उसके लाइनिंग हो जाता है बाहर से, समझ गए ना। टिश्यू के ऊपर बाहर से लाइनिंग हो जाता है, तो उसको एक शेप दे देता है, स्ट्रेंथ दे देता है। समझ में आ गया। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, केराटिन, कहाँ कहाँ यूज होगा, केराटिन, स्किन में केराटिन समझते हो ना, हाँ, हेयर, नेल, ऊल, हॉर्न एंड फेदर्स, ये सब जगह जो है फाइब्रस प्रोटीन का यूज है। ठीक है ना। उसके बाद कोलाजन है टेंडन में, मायोसिन इन मसल्स, इसीलिए नहीं इसे फोल्ड कर पाते हैं। ठीक है। और सिल्क का कपड़ा देख रहे हो, सिल्क में फाइब्रस रहता है। ठीक है। तो ये सब यूज हो गया। अब दूसरा है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल होता है। ग्लोबुलर इसलिए बोलते हैं कि लगभग ये स्फीयर की तरह हो जाता है, लगभग स्फीयर, लाइक स्फीयर, एकदम स्फीयर नहीं होता है, लेकिन लाइक स्फीयर मतलब स्फीयर के जैसा ही दिखता है लगभग, इसलिए स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं,
स्फीरॉइडल, मतलब स्फीयर के जैसा है लेकिन स्फीयर नहीं है, स्फीयर के जैसा है लेकिन स्फीयर नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्फीरॉइडल। ठीक है, ये क्या है, स्फीरॉइडल शेप होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या होता है, ये क्योंकि बहुत सारा फोल्ड हो जाता है, अपने आप को लपेट लपेट के एकदम गोल ऐसा बना लेता है। वो तो लंबा लंबा चलता है लाइन, पैरेलल लाइन, रेलवे लाइन के जैसा, दोनों पटरी जुड़ा हुआ रहता है, बीच में लकड़ी डाल डाल के, है ना, वैसे चलता है ये फाइबर। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, वो फोल्ड हो जाता है, एकदम घुड़ मुड़ एकदम आपस में लपेट के गोल ऐसा हो जाएगा, समझ गए। जिसके कारण क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में बहुत कम कांटेक्ट रहता है। स्फीयर हो गया ना, दो ठो गुल्ली को ऐसे सटाओगे तो कितना रहेगा, हल्का सा टच करेगा एक दूसरे से। स्फेरिकल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, नहीं रहता है ना, और कांटेक्ट जब कम हो जाएगा तो वंडर वाल फोर्स अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा ना। उसमें क्या है कि हाइड्रोजन चूँकि एक दूसरे के पैरेलल चलता है तो बीच बीच में बहुत जगह हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते जाता है बीच बीच में। लेकिन यहाँ तो कांटेक्ट ही नहीं, यहाँ तो पूरे में कांटेक्ट है फाइबर में, जब तक जहाँ तक रन करेगा वहाँ तक। लेकिन ग्लोबुलर में क्या है ना, दो ठो बॉल को ऐसे टच कराओगे तो हल्का सा टच करेगा, है ना। उसका जो आउटर सरफेस एरिया बहुत कम सरफेस एरिया है जो एक दूसरे कांटेक्ट में आएगा। तो जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गया, तो वीक बॉन्ड हो गया ना। ठीक है, क्योंकि क्यों वीक बॉन्ड हो जाता है, अपने आप को जो है मैनी फोल्ड कर लेता है, बहुत सारा फोल्ड अपने आप को फोल्ड कर लेता है ना, मल्टी लेयर फोल्ड अपने आप को बना लेता है, तो स्फेरियोइडल दिखने लगता है। और फिर ये स्क्वायर सब आपस में कांटेक्ट में आएगा तो बहुत कमज़ोर बॉन्ड बनेगा। वंडर वाल फोर्स वो भी चूँकि ये इस कांटेक्ट जो सरफेस एरिया का जो कांटेक्ट है बहुत कम है, जिसके कारण जो है उसका वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल तो ऐसे ही वीक होता है और ऊपर से और कम हो गया कांटेक्ट और भी वीक हो जाएगा, जिसके कारण ये वाटर सॉल्युबल होता है। क्योंकि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जोड़ के अच्छे से रख नहीं पाता है, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल है और इसका इंटरनल बॉडी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, समझ गए। इंटरनल बॉडी में कहाँ कहाँ इसका यूज है, एंजाइम्स के रूप में यूज है, ठीक है, इंसुलिन में है, थायरोग्लोबुलिन में है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी यूज होता है, प्रोटीन हार्मोन के इंसुलिन में है जो पैंक्रिया में मिलता है, जो ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन जो एंटीबॉडी भी तैयार करता है, जैसे कि एक्सटर्नल है ना, फॉरेन एजेंट अगर हमारे बॉडी में गया तो उसको बाहर निकालता है, जैसे नाक में कुछ चला जाता है तो छींक आ जाता है ना, क्योंकि पचनता ही बाहर करता है, समझ गए ना। तो इतना तरह का यूज है, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग और दूसरे दिन दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।